हेलो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म में हमने लास्ट टर्म पे मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको मोलैरिटी के बारे में बताया था, फिर बताया था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और फिर हमने किया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब देखो, जो हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था वो था मोलैरिटी। दोनों में डिफरेंस देख लो यहीं पे। मोलैलिटी एक है मोलैलिटी जो आज पढ़ेंगे, और मोलैरिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं वो था मोलैरिटी आर, और इसको रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एम से, और इसको डिफाइन करते थे मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम लेते थे इसका सॉल्यूशन का, और ये वॉल्यूम रखते थे लीटर में। जैसे अगर हम लोग कहें कि हमने 5 मोल ग्लूकोज मिला के और 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी 5/10 यानी कि 0.5 m। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ध्यान क्या देना है, लीटर मतलब वॉल्यूम, और अमाउंट किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो मोलैरिटी कहलाती है। मोलैरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम की जगह पे वेट रखते हैं, और सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम लीटर में लिया था तो वेट केजी में, ठीक। तो ये बनेगा मोलैरिटी। ये था मोलैरिटी और ये है मोलैरिटी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताते हैं। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताया जाता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताया जाता है, यानी कि मोलैरिटी जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जो मोलैरिटी है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरिटी है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी में आप सॉल्वेंट लेते हैं और उसका वॉल्यूम लेते हैं, और मोलैरिटी में सॉल्वेंट लेते हैं और उसका वेट लेते हैं पर केजी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप यहीं से समझ के चलेंगे, ठीक। अब मोलैरिटी के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया है, आज हमको पढ़ना है मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी, ठीक है। तो पहली बात यही होगी कि मोलैरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल स्मॉल एम से, और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट का 1 kg लिया, और 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाए वही कहलाएगा मोलैरिटी। जैसे मान लो कि हमने 5 kg वाटर लिया,
और इसमें 3 मोल्स यूरिया के मिला दिए, तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो होगी वो होगी 3/5 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का वेट रखेंगे केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो कहलाएगा मोलैलिटी। ठीक है, तो एक सबसे आसान फार्मूला हो गया मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जैसा कि आपने इस केस में किया है। अब अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ना लेके ग्राम में लेना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में रखते हैं तो ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1000 फिर चला जाएगा ऊपर, तो फार्मूला बन जाएगा 1000। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला यूज करेंगे जब आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया हो। ये यूज करेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो ग्राम में। अब नंबर ऑफ मोल्स न देके अगर सॉल्यूट का वेट दिया है तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, तो फिर फार्मूला बनेगा बस आपको मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बेटा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जिसका भी निकालना है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपने 1000 कर रखा है, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे अगर ऊपर 1000 है तो इसको ग्राम में रखेंगे, ऊपर 1000 नहीं रखा है तो केजी में रखेंगे। तो ये सिंपल 3 फार्मूले हो गए मोलैलिटी के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और इन्हीं फार्मूलों से आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें सिंपल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन हम लोग सिंपल करते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड the weight of NaOH required. Find the weight of NaOH required. तो ऐसे find the weight of NaOH which is dissolved in 500 gram of water to produce 2 molar aqueous NaOH solution। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास 500 ग्राम वाटर है और इस वाटर में NaOH मिला रहे हैं, तो इस NaOH का वेट कितना रखें कि ये जो सॉल्यूशन बने, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2m हो। ठीक, अब देखो आपसे वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, दिया क्या है, मोलैलिटी दी गई है 2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम। ठीक है, NaOH है तो इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, कितना होगा 40 होगा। फार्मूला रखो, मोलैलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको रखा ग्राम में तो ऊपर कर दिया 1000, वैल्यू रख दो। आपको मोलैलिटी 2 दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास 40 हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम, ग्राम में है तो ऊपर कर दिया 1000, कैंसिल कर दो तो वेट बराबर हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है बेटा, ये हो गया आंसर। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस आपको एक बार समझ के और फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। आप देख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है और जो दिया है उसके हेल्प से जो कुछ पूछा जा रहा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 28% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन का मोलैलिटी बताओ। मोलैलिटी आपको बतानी है कितनी होगी। देखो बेटा, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक KOH का सॉल्यूशन है और KOH का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 28% वेट बाई वेट। अभी 28% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि अगर हम मान लें कि ये एक्वस सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का हमने 100 ग्राम लिया है तो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम KOH है और बाकी जो बचा यानी कि 100 माइनस 28 72 ग्राम ये वाटर है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में KOH जो होगा वो सॉल्यूट होगा और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो इसका इंटरप्रेट हमने किया, इसका मतलब निकाला, तो मतलब निकला कि आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 28 ग्राम इज KOH एंड रेस्ट ऑफ द 72 ग्राम्स आर वाटर। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। मोलैलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और 1000 लिख रखा है तो इसका मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम रखेंगे ग्राम में। अब मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपने दे दिया 28 इंटू 1000, मोलर मास KOH है, KOH है पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 56। तो मोलर मास कितना हो गया 56, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 72। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी। ध्यान देना, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मोलैलिटी नहीं निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 1.2 m। अब 1.2 m का मतलब स्मॉल m है, तो यानी कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी गई है 1.2 m, या इसको लिख लो मोलर, 1.2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन समझो, आपको एक एक्वस यूरिया सॉल्यूशन दिया गया है, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन दिया गया है और इस एक्वस यूरिया सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको दी गई है 1.2, और इसका मतलब आप जानते ही हैं
कि मोलैलिटी 1.2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 मोल यूरिया is dissolved in 1000 gram of water. 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट वाटर है, और 1.2 तो ये 1.2 हो गया मोल्स ऑफ यूरिया, और सॉल्वेंट का अमाउंट 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, ये हो गया 1.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये है 1000। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 2 है और यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो, अब डेंसिटी दे रखी है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी रखी है 1.2 ग्राम। अब इतनी जानकारी तो हमको दे रखी है, हमको निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में कहीं भी हमको वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए फिर डेंसिटी का यूज करेंगे, और डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हम लोग देख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो वेट भी सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हमने रखा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और सिंपल करो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हमारा काम बनता हुआ नजर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता है, डेंसिटी पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, और वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है। तो वैल्यू रख देंगे, नंबर ऑफ मोल हो गया 1.2, डेंसिटी हो गई 1.2, ये सब कुछ हम लोग ग्राम में रख रहे हैं, ml में रख या ग्राम में रख रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट 1.2 इंटू 60, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें थी रिलेटेड विथ मोलैलिटी। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल पर केजी। वही अगर हम मोलैलिटी की बात करते थे तो मोलैलिटी की यूनिट होती थी मोल पर लीटर। ठीक है, तो कंपेयर करते चलेंगे।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैपिटल एम और स्मॉल एम में, मोलैरिटी में और मोलैरिटी में। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब समझते हैं और फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1 में से। हमने आपको जनरल बताया था कि कंसंट्रेशन में हमेशा रखते हैं ऊपर अमाउंट ऑफ सल्यूट और नीचे रखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसका हमने उसी टाइप से बताया था कि इस फार्मूले का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो था मोलैरिटी, जो अभी हमने पढ़ा था। मोलैरिटी के केस में हम लोग रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर वाला तो सही है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं अमाउंट यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी हर जगह कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है। अभी अगर कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग यहाँ पे भी मोल रखें और यहाँ पे भी मोल रखें, तो जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में आएगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं ए और बी। ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na है और बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Nb है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई से, थोड़ा सा तिरछा करके x लिखते हैं, बोलते हैं काई। तो अगर हमको XA निकालना है तो XA होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के केस में अमाउंट किस में रखेंगे, मोल में। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में तो ये दोनों आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb। यानी कि जनरल बात करें कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो होगा जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है। तो आप ये सिंपल सा फार्मूला ध्यान रखेंगे कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे कर देंगे। ठीक है। जैसे XA बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। XB हो जाएगा जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में हमने 3 गैसें ले रखी हैं A, B और C। A के मोल है 1, B के मोल है 5 और C के मोल है 4। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, जिसका निकालना है उसके मोल A 1 अपॉन टोटल 1 प्लस 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, जिसके मोल निकालने हैं उसका मोल तो कितने 5 और टोटल हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। ठीक। हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C, जिसका निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का नंबर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब देखना चाहिए जैसे मान लो हम लोग सॉल्यूशन में बात करें और बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था कि 2 ही कंपोनेंट हैं। मान लो A है, ये है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट B है जो है
सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब ये फार्मूला को आप तब यूज करोगे जब डायरेक्ट आपको बताया हो कि एन ए इसके मोल है और एन बी इसके मोल है। अब एन ए और एन बी न बता के इनका वेट बताया है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, और इसका मोलर मास एम ए और इसका मोलर मास एम बी बताया है, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे एक्स बी भी हम इसी तरह से लिख लें, ये होगा एन बी एन ए प्लस एन बी। अब अगर इसको हमको मास के टर्म में लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक, जैसे हमसे मान लो कहा गया कि हमारे पास 180 ग्राम वाटर है और इस 180 ग्राम में हमने 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया। तो इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बताओ। चल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जिसका बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया है, वेट दिया है, तो क्या करेंगे? वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर। सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? 18 और मोलर मास 180। नीचे 18 अपॉन 180 प्लस वाटर का कितना दिया बेटा? वेट 180 और मोलर मास होता है 18। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, नीचे आएगा 0.1 प्लस ये हो जाएगा 10। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, यानी कि 1/101। ठीक है, इसी तरीके से आपको वाटर का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालना है तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है तो वेट ऑफ H2O 180, मोलर मास 18, 180, 18 प्लस 18 अपॉन 180। ठीक, ऊपर आ गया 10 और नीचे आएगा 10 प्लस 0.1, यानी कि 10 अपॉन 10.1। ठीक है, यानी कि 100 अपॉन 101। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब देखो जरा, जैसे मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा XA और एक होगा XB। जरा हम देखते हैं कि XA प्लस XB की वैल्यू कितनी आती है। तो XA प्लस XB की वैल्यू निकाल लिए तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? XA प्लस XB, ये हो जाएगा NA प्लस NB, और साथ में हो जाएगा NB NA प्लस NB। अब दोनों का ये सेम है तो आ जाएगा NA प्लस NB, और नीचे भी आ जाएगा NA प्लस NB, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि आपने ये कंक्लूड किया, आपने निष्कर्ष निकाला
कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और ए का मोल फ्रैक्शन है XA और बी का मोल फ्रैक्शन है XB, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और ये बात बेटा सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही नहीं लागू है, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हों, 2 हों तो बाइनरी सॉल्यूशन 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हों, सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 कंपोनेंट है A B C, इसके मोल फ्रैक्शन है XA, इसका मोल फ्रैक्शन है XB, इसका मोल फ्रैक्शन XC है, तो XA प्लस XB प्लस XC हमेशा 1 आएगा। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा हम आउट ऑफ 1 बताते हैं, एक में से बताते हैं, तो टोटल हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इसका यूज आपको कहाँ करना है, कभी कभी आपसे कहेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसके 2 कंपोनेंट हैं A और B, A का मोल फ्रैक्शन है X और B के मोल फ्रैक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हमने सीखा कि XA प्लस XB हमेशा 1 होता है, तो XB हमेशा होगा 1 माइनस XA। तो किसी 2 कंपोनेंट्स में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो ये कुछ ये बातें हो गई रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन से। जैसे कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेंजीन लिया है और बेंजीन को यूज किया है सॉल्वेंट के जैसे, और इसमें आपने मिलाया है आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन को आपने यूज किया है या ट्रीट किया है सॉल्यूट के जैसे, तो ये जो सॉल्यूशन बना है आयोडीन और बेंजीन का, इसमें बेंजीन जो है आयोडीन का मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.8। यानी कि अगर ये टोटल बेंजीन और आयोडीन के 1 मोल है, तो उस 1 मोल में से आयोडीन होगा 0.2 मोल और बेंजीन होगा 0.8 मोल। अगर इसके 2 मोल हैं तो आयोडीन होगा 2 इंटू 0.2 मोल और बेंजीन होगा 2 इंटू 0.8 मोल। अगर ये टोटल 10 मोल है तो 10 मोल में से बेंजीन होगा, आयोडीन होगा 0.2 इंटू 10 और बेंजीन होगा 0.8 इंटू 10। ठीक है, अब इसमें सबसे लास्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको करना है। आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following concentration term does not, आपसे does not पूछेगा या पूछेगा कि does, मतलब करता है कि नहीं करता, वो क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे होगा। which of the following concentration term does not depends on temperature। जो कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़े हैं, जैसे पहला पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा पढ़ा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट पढ़ा था मोलैरिटी, फिर उसके बाद पढ़ा था मोलैरिटी, फिर अभी तुरंत पढ़ा है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इन कंसंट्रेशन टर्म में से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है।
देखो बेटा, कंसंट्रेशन निकालते समय हम लोग यूज करते हैं मोल, जैसे मोल फ्रैक्शन, मास जैसे कि वेट बाय वेट में, वॉल्यूम जैसे कि मोलरिटी में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम में। अब यही तीनों फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कंसंट्रेशन टर्म में यूज करते हैं, और आपको इनका देखना है टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट। तो टेम्परेचर को चाहे इंक्रीज करो चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज करो, मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ फर्क पड़ेगा वो वॉल्यूम के ऊपर पड़ेगा। और जनरली ये देखा गया है, आपको भी ये पता ही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं और दूर दूर जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यानी कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो इफेक्ट आएगा वो उसके ऊपर आएगा, वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। ठीक, तो कंसंट्रेशन में भी जहां जहां वॉल्यूम होगा, जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे बढ़ या घट जाएगा। तो सिंपल आपके पास तरीका क्या है, टेक्निक क्या है ये बताने का कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए आप इन सब के एक्सप्रेशन लिख लो, और एक्सप्रेशन में अगर वॉल्यूम आता है, कंसंट्रेशन टर्म के एक्सप्रेशन में अगर वॉल्यूम आएगा तो उस वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। और अगर कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं है तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। जैसे वेट बाय वेट, तो इसमें वेट अपॉन वेट इंटू 100 रखते हैं, तो इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई सोल्यूशन है जिसका परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो टेम्परेचर आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला है वेट बाय वॉल्यूम इंटू 100। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ये भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, ये भी डिपेंड करेगा। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट नहीं डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन मोल नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसमें वॉल्यूम है। जिसके जिसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसके जिसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।